Good morning, all of you. Welcome to Mohali Education. I am Neeta Kedia, and our today's topic is fundamental rights. अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 मेंशन्ड है. सो आइए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक. सबसे पहले जब हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो जब भी हम स्टेट वर्ड मेंशन करते हैं इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट गुजरात और राजस्थान और पंजाब और बिहार. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट मीन्स कंट्री की हम बात करते हैं जब तक कि कुछ स्पेसिफिकली मैंशनड नहीं होता है. चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को. आर्टिकल 12 में आपकी क्या दी हुई है, बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन दी गई है. अब स्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. फर्स्ट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भी आपके लोकसभा एंड राज्यसभा. एज वी ऑल नो कि पार्लियामेंट हमारी बाइकैमरल है, सो वी आर हैविंग 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. देन अगेन स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है. स्टेट गवर्नमेंट और जो आपके लेजिस्लेचर है ऑफ ईच ऑफ द स्टेट. अब हम सबको पता है कि हमारे जो सेंट्रल लेवल पे सिस्टम है एज इट इज़ सेम सिस्टम और फंक्शनिंग स्टेट लेवल पे भी एस्टेब्लिश है. सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरल है, स्टेट लेवल पे भी बाइकैमरल है, बट स्टिल आपके इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम जो है एस्टेब्लिश्ड है. मींस लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. बाकी जो जितनी भी बाकी स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं वहाँ पे क्या है, आपके सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है. जब हम बात करते हैं कि स्टेट की हम जब बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गए. उसके अलावा जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लाइक आपकी पंचायत्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं. उसके अलावा अदर अथॉरिटीज़ में आपके लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, आपके जो भी स्कूल्स हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं वो सब आ जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर. अदर जो लोकल अथॉरिटीज़ है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ में आपकी बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो स्टेट की काफ़ी वाइड कर दी है. कॉज क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट ही मिले हुए हैं. इन केस अगर हम सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन को बहुत ही नैरो रखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उससे बाहर हो जाती. एंड जब वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता था. दिस इज़ द रीज़न कि इसकी क्या है, डेफिनेशन को इतना वाइड किया गया है. एज़ वी ऑल नो कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 हम रिट्स इशू करवा सकते हैं. वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे है. चलिए नाउ आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है. आर्टिकल 13 में कहा गया है कि ऐसे जो भी लॉज, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट पास करती है वेदर सेंट्रल और वेदर स्टेट, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है या अपोजिट है तो ऐसे सारे के सारे लॉ स्टार्टिंग से वॉइड होंगे, मीन्स ज़ीरो होंगे. ओके, जो भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ही वॉइड हो जाएंगे. चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके पार्ट 3 में है 12 to 35 है. ऑल्सो इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है. और क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं. जो भी आपके 12 to 35 जो भी आपको राइट्स दिए गए उनको रिमूव किया जाता है. बट इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 जो है वो रिमूव नहीं होते हैं. अब इमरजेंसी हमारे पास में 3 तरह की इमरजेंसी है. आर्टिकल 352 में आपके क्या है, नेशनल इमरजेंसी है. 356 में स्टेट इमरजेंसी है एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है. अब 360 वाली जो इमरजेंसी वो आज तक कभी लगी नहीं है.
अब 352 में क्या होता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। सपोज किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, सो ऐसी कंडीशन में 352 लग जाएगा, तो सारे ही जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है आपके क्या हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए रिमूव हो जाता है। 356 स्टेट इमरजेंसी होती है कि पता चलता है कि किसी राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलाना क्या है, मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 356। और आर्टिकल 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक ईश्वर की दया से कभी लगी नहीं है। चलिए ठीक है। ऑल्सो जैसे वी ऑल नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो हमने ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से बोरोड किए हैं, हमने बोरो किए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, अब अर्लियर वी आर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स, बट नाउ वी आर हैविंग ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो अब 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद अब एक लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। सो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30 and right to constitutional remedies 32। सो ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब वन बाय वन हम इन फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि जो स्टेट है, यानी कि हमारा कंट्री है, वो उसके लिए क्या है, सारे ही लोग इक्वल है और हमें विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का, मतलब सब इक्वल है। ठीक है, कोई ऊंचा बड़ा अमीर गरीब ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन के जितने भी ग्राउंड्स है, राइट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या है, इनका प्रोहिबिशन किया जाएगा। बट अब कई बार लोग बात करते हैं कि मैम जब आप इक्वलिटी की बात करते हो तो ये जो आपके SC STs हैं या बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए कोटा क्यों है। तो बच्चा जो SC ST हैं या फिर कोई OBC है या फिर विमेन है, यूजुअली हुआ क्या है कि इन तबके के लोगों को समाज ने कई वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखा था। सो दिस वाज द रीज़न कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए ये कुछ प्रोविजंस जो हैं सेट किए गए हैं। सो ये एक्सेप्शन में आएंगे आपके, बाकी इक्वलिटी हमारे एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है, किसी भी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 क्या रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी है इन सभी ग्राउंड्स पे, वेदर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन सभी चीज़ों पे क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, SC ST बैकवर्ड क्लास। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पोस्ट ऐसी होती है कि वहाँ के लोकल रेजिडेंसी उनको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि कुछ स्टेट क्या कर सकती है, ऐसे लॉज बना सकती है या ऐसे कुछ कंडीशंस पुट अप कर सकती हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रेजिडेंस वहाँ के लोकल होने चाहिए। कई बार लैंग्वेज की भी बात आ जाती है। कई कुछ रिलीजन्स होते हैं जो अपनी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड करते हैं, तो उनमें वो चाहता है कि हमारे ही रिलीजन के लोग जो हैं एम्प्लॉय बने। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शन दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 16। चलिए नाउ अगेन आर्टिकल 17, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी, चाहे कास्ट है, रिलीजन है, डिसीज़ है, ठीक है, किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी को हमारे आर्टिकल 17 ने क्या है, अबॉलिश किया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अब पहले लोग एक दूसरे को टाइटल्स दे देते थे, डिफरेंट नाइटहुड, सर, ये वो, बट अब ऐसे कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। अब सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स जो हैं उन्हीं को वैलिडिटी मिली हुई है, वैलिडेशन मिला हुआ है, बाकी सारे ही टाइटल्स जो है उनको अबॉलिश किया जा चुका है। चलिए अगेन आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है, मैं जस्ट रीड कर देती हूँ। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, इवन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की भी स्वतंत्रता है, बट इन अ हेल्दी मैनर। ये नहीं कि आप डिफेमेशन कर रहे हो तो फिर वही केस लग जाएगा। ठीक है, मानहानि नहीं करनी किसी की। एक जो फेयर थॉट्स होते हैं, यू कैन एक्सप्रेस दैम। टू असेंबल पीसीबली विदाउट आर्म्स, आप असेंबल हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, ये नहीं आर्म्स लेकर के, गन्स लेकर के आप असेंबल हो रहे हो। टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड एसोसिएशंस आप बना सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो। आज आपका मन है उड़ीसा घूमने जाना है, गोवा घूमने जाना है, भाई जाइए घूमिए, कोई इशू नहीं है। टू रिजाइड एंड सेटल, आप कहीं पे भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप रिजाइड हो सकते हो, सेटल हो सकते हो कहीं पे भी। आज मेरा मन है कि मैं तो जाके गुजरात सेटल होंगी, तो भाई जाइए, होइए गुजरात सेटल, कौन रुक रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो F है, यहाँ पे ये राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि अब एक लीगल राइट बन चुका है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या बन चुका है। सो दिस इज़ अ लीगल राइट नाउ।
टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपकी मर्ज़ी है, गवर्नमेंट आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको पर्टिकुलर प्रोफेशन ही प्रैक्टिस करना है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, जो भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आर्टिकल 20, मैंने कहा ना 20 और 21 कभी एडजर्न नहीं होते, कभी रिमूव नहीं होते हैं, इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन ध्यान से समझ लीजिए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट कन्विशन फॉर ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें 3 वर्ड्स है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। इतना लंबा चौड़ा प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि सपोज़ आज मैंने कोई क्राइम किया है, आज 3 दिसंबर को मैंने कोई क्राइम किया है 2021, और अभी सज़ा उसकी 3 ईयर्स है। अब आपको पता ही है हमारे यहाँ पे केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं, काफ़ी पेंडिंग रहते हैं। अब आगे चल कर के इसकी सज़ा सपोज 7 ईयर्स हो गई, तो मैंने जिस डेट पे क्राइम किया है मुझे उसी डेट के अकॉर्डिंग क्या है पनिशमेंट मिलेगी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो एक्स पोस्ट फैक्टो। देन नो डबल जेपर्डी, अब आज 3 दिसंबर को मैंने जो क्राइम किया है उसकी मैं सज़ा भुगत चुकी हूँ, सब आगे उस सेम क्राइम के लिए मुझे पनिश नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो डबल जेपर्डी। देन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कोई भी मुझे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, खाना, पानी, हवा, अच्छा एटमॉस्फेयर, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें आ जाती है जीने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से अगर किसी इंसान को वंचित किया जाता है तो वह प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी established by law. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Then article 21A, अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास जीने का अधिकार है तो आप अपनी लाइफ ले सकते हैं, नहीं, अगर वो करोगे और बच गए हो तो फिर भाई सज़ा का प्रावधान है। सो ध्यान से, आपकी लाइफ अकेले आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की, आपके रिलेटिव्स की, आपके फ्रेंड्स की है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने भी आपके ऊपर काफ़ी पैसा लगाया है। सो बेटर अब आउटपुट देने का टाइम है, ये नहीं आप कहें नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, तो दिस शुड नॉट डन। एनी हाउ 21 है राइट टू एजुकेशन। अब इसको इंसर्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ओके, सो ये था आर्टिकल 21 है। नाउ आर्टिकल 22, अगेन लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बहुत शॉर्ट में हम इसे समझेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब क्या होता है, सपोज अरेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि उनको ग्राउंड्स इन्फॉर्म किए जा गए जिन ग्राउंड्स पे उनको क्या है अरेस्ट किया गया है। सेकंड क्या है कि उनको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि उनको अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे कि पहला तो उनको ग्राउंड्स बताने होंगे कि भाई आपको इन ग्राउंड्स के लिए, इन चार्जेस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपने ये गुनाह किया है। सेकंड कि उनको अपने पसंद के प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा। और तीसरा विदिन 24 आवर्स उनको क्या है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बट सपोज़ अगर आज मुझे उड़ीसा की पुलिस अरेस्ट करने आती है तो अब उड़ीसा में तो जाने में बहुत टाइम लगता है। सो वो जो जर्नी का टाइमिंग है उसको माइनस कर दिया जाएगा। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, सपोज़ मैं सवेरे 10 बजे कल वहाँ पे पहुँचती हूँ या परसों 10 बजे पहुँचती हूँ, ठीक है। सो उस टाइम से लेकर के आगे 24 आवर्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो बट अब यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रिवेंशन डिटेंशन के जो लॉज होते हैं, सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि क्राइम हुआ भी नहीं है बट हमें लगता है कि कोई बहुत ही सीरियस क्राइम होने वाला है। जैसे कोविड का अभी हम एग्जांपल ले लें तो हम मास्क लगा रहते हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, घर पे रुक रहे थे, नॉट बिकॉज कि हमें कोरोना हो गया था बट बिकॉज कि हम रोकना चाह रहे थे, प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं। सो क्या वो हो ना आगे और फैले ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम हो जाएगा, उसकी कुछ ऐसे संभावना होती है, तो ऐसे टाइम में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे पर्सन को 2 मंथ से ज़्यादा, अगर एक्चुअल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है तो उनको 2 मंथ से ज़्यादा अरेस्ट मतलब जेल में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। चलिए, सो नाउ आर्टिकल 23 राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन। पहले क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार ज़बरदस्ती काम लेना, ये हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम में असम में काफ़ी हुआ था। ये यूपी बिहार से जो थे लेबर बुलाए गए थे उनको बहुत ही बुरे हालतों में रखा जाता था, इवन उनको इतनी जो है पेमेंट भी नहीं की जाती थी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार एक्सेट्रा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनको किसी भी हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में, किसी फैक्ट्री में, माइन में इंगेज नहीं किया जा सकता। को सारे बच्चे इतने लकी नहीं होते हैं ना कि उनको एजुकेशन मिले, पेरेंट्स मिले, उनको कोई टेंशन नहीं है, बस उनको स्टडी करनी है, ऐसा नहीं होता। सो कुछ बच्चों को वी हैव सीन मैनी छोटूज़ वर्किंग ऑन ढाबाज एंड रेस्टोरेंट्स। सो ऐसे काम कर सकते हैं बच्चे, बिकॉज उनको अब
हेल्प भी चाहिए, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। सो ऐसे काम हो सकते हैं, बट बहुत हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट में उनको इंगेज नहीं किया जा सकता। चलिए, नाउ आर्टिकल 25 एंड 26, दिस इज रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जो चाहे उसको रिलीजन को फॉलो करें। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ हिंदू बेसिकली, थोड़े टाइम बाद शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, फाइन ओके। थोड़े टाइम बाद अभी शी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, शी अडॉप्ट इस्लाम। सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे आप रिलीजन को फॉलो करें, जिस चाहे गॉड को वर्शिप करें, अपने प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स को आप फॉलो कर सकते हैं। 26, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप जगराता करें, कुछ और मंदिर बनवाएं, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, अपने रिलीजियस मैटर्स को क्या है अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जो रिलीजियस आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी पेमेंट आपने कलेक्ट करी है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो टैक्सेस से फ्री है। बड़ी अच्छी बात है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? अब देखिए, आपका आर्टिकल जो 28 है वो क्या बात कर रहा है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो राज्य नीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाएं होती है, जैसे फुल्ली उनको होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड्स, वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि आपको बाइबल पढ़ा रहे हैं या कुरान पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। क्लॉज 2 क्या बात करता है कि सपोज, अब ये कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज, अब ठीक है क्लॉज 1 तो जो कुछ कह रहा है वो ठीक है, बट अब क्लॉज 2 उससे थोड़ा सा अपोजिट बात कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है कि सपोज़ कि भाई खंड 2 में खंड 1 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। सपोज़ कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो स्टैब्लिश्ड हुई है अंडर एनी ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट या न्यास या विन्यास के अधीन स्थापित हुई है, तो वहाँ पे अगर धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि राज्य से मान्यता प्राप्त है या फिर एड्स ले रही हैं, राज्य निधि से सहायता प्राप्त वाली जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रिलीजियस वर्शिप कंडक्ट की जाती है, तो ऐसा अगर कोई इंसान जो एडल्ट नहीं है, ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उसके गार्जियन से कंसेंट लेनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाया जा रहा हो, नहीं, अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसमें क्या है, गार्जियन की कंसेंट मस्ट है। चलिए, अब जो आपके माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 29 और 30 है। तो माइनॉरिटीज़ के पास क्या क्या रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को रख सकते हैं सुरक्षित। उसके बाद है क्लॉज 2 कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो क्या है राज्य निधि से सहायता प्राप्त की जा रही है, ठीक है, तो उनमें किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कि सपोज़ किसी माइनॉरिटी ने कोई रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है, उसको फंडिंग स्टेट कर रहा है, तो हम सब वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, दैट्स इट। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये जो माइनॉरिटीज़ है वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ही धर्म, भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन करने का उनको अधिकार है। अब नेक्स्ट जो बात आ रही है वो क्या करी है कि ये जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको क्या है, उनको अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड या अधीन प्रत्याभूति अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। अब इसमें क्या बात की गई है कि जब शिक्षा संस्थाओं ने अपनी शिक्षा संस्थाएं बना दी अब इन अल्पसंख्यक वर्गों ने, तो ऐसे में उसके अनिवार्य अर्जन के लिए ऐसा कोई कानून बनाते समय राज्य ये कन्फर्म्ड कर लेगा कि उसमें इतनी जो है जो अमाउंट है वो इतना हो, ठीक है, कि उसमें क्या हो कि उस खंड के अधीन कोई भी प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो जाए, कि उनका कोई भी जो राइट है वो क्या हो, ना तो निर्बंधित हो और ना ही निराकृत हो जाए। चलो ये कुछ ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इनकेस अगर नहीं भी आपको समझ में आता है तो दैट इज़ ओके। अब नेक्स्ट अगेन कि अब
ऐसी किसी भी शिक्षा संस्था को सहायता देने में राज्य कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि क्या है वो किसी माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश की है, इसलिए नो डिस्क्रिमिनेशन। मैं एक बार और इस आर्टिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलिए वापस देख लीजिए। 29 क्या कह रहा है कि इनको अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कंजर्व करने का राइट है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि अब जब गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो हम सारे इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी माइनॉरिटी ने अगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करा है तो हम सारे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 30 क्या बात कर रहा है, 30 बात करता है, 30 में आप बस इतना कर लीजिए, ज़्यादा डिटेल मत करिए, बिकॉज आपने कौन से लॉ की पढ़ाई करनी है, आपने पॉलिटिकल साइंस के ही पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है। तो बस इतना करिए कि इसमें राज्य एड्स देने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस इसलिए कि ये माइनॉरिटीज़ की इंस्टीट्यूशंस है तो स्टेट क्या है, कोई भी आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। चलिए अब आर्टिकल 32, अब आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सोल निकल जाए शरीर से तो शरीर फिर किसी काम का नहीं होता है, इन दैट सेम वे अगर यह आर्टिकल निकल जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, सब उसमें क्या है, इसमें हमें 5 तरीके की रिट्स दी हुई हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी इसको कहते हैं, रिट्स भी कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं कि अब ये कौन कौन सी पार्ट जो रिट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। फर्स्ट हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को अवैध रूप से बंदी कराया जाता है तो स्टेट जुडिशरी ऐसी रिट्स इशू कर सकती है कि उनको फ्री किया जाए। नेक्स्ट परमादेश और मैंडेमसम जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे में फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई अपना काम कर लो। देन है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको यह ऑर्डर इशू करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर मामले पर या पर्टिकुलर केस पर कार्यवाही ना करे एज़ वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। मत करो भाई, ये आपके जो जुरिस्डिक्शन है आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, आपको ये पर्टिकुलर केस डिसाइड करने का राइट नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट हो गई हमारी सर्श्योररी या फिर जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण, कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देते हैं कि उनके पास जो पेंडिंग केसेस है उनको न्याय निर्णय के लिए जो वरिष्ठ न्यायालय है उनको भेज दें। ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय इशू करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि ये जो आपके पास पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन केस पेंडिंग होना चाहिए, ये नहीं कि डिसाइड हो चुका है, पेंडिंग केसेस को हमारे पास भेजें, हम इस पर डिसीजन देंगे। कई बार कुछ पेंडिंग केसेस ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं या ज़्यादा इशू बन जाता है उनका, तो फिर ऐसे केसेस को क्या कर सकते हैं, जो वरिष्ठ न्यायालय वो निश्चित करते हैं। चलिए नेक्स्ट वो वारंटो या अधिकार परीक्षा, कि जब कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है जिसका उसके अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, सो ये आपकी को वारंटी की रिट होगी। अब देखिए देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि क्या है, सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। वो कौन सा, आपकी 15, 16, 19, 29 एंड 30। एंड देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों का अवेलेबल है। तो दोज राइट्स आर आर्टिकल 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। चलिए, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।